यस गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले तुम्हारे चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। अब जैसे कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग एपी को ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं एक बहुत अच्छी नॉलेज आ चुकी है समझ में ऑफ सीक्वेंसेस। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़े से डिफरेंट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमने अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की बात करी थी, जो कि अगर आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, तो सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं। अब इसीलिए इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। काफी इजी चैप्टर है, क्योंकि अगर जिस बच्चे को ढंग से एपी समझ में आ चुका है, वो कहीं ना कहीं इसके साथ भी रिलेट कर लेता है। उसके साथ साथ मैं बता दूं दैट यू गाइस हैव टू मेक श्योर दैट दिस वीडियो रीचेस 1000 लाइक्स एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि हमें जो है इस सीरीज को भाई ज्यादा से ज्यादा जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना। और साथों साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता दूंगा इसमें तुम्हें, कि तुम लोग जो है हमारी ई बुक्स को यूज कर सकते हो, जिनकी जो लिंक्स है, जो डेमो पीडीएफ की लिंक है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। तो तुम्हें सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सारे सब्जेक्ट्स की डेमो पीडीएफ को देख लेना है। जो भी ई बुक हेल्पफुल लगती है, देन यू कैन गेट एनी ई बुक एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 49 रुपीज, ठीक है। तुम्हें कोई सी भी ई बुक देखने को मिल जाएगी। प्लस साथों साथ अगर सारी ई बुक्स यूज करनी है, जो कि 20,000 से ज्यादा बच्चे अपनी समझ और सूझबूझ से बंडल को यूज कर रहे हैं, जिसमें उन्हें सारी क्वेश्चन बैंक और सेवियर 2.0 ई बुक मिल जाती है, तुम भी उसे यूज कर सकते हो एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 299 रुपीज। तो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे डेमो पीडीएफ की बात हो, चाहे तुम्हारी इंडिविजुअल ई बुक्स की बात हो, चाहे बंडल की बात हो, तुम उसमें जाकर के उसे चेक कर सकते हो। गोइंग अहेड, अगर अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो इफ वी विल जस्ट प्रोसीड, तो सबसे पहले तो भाई साहब ये है क्या एग्जैक्टली। देखो, मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ। देखो, ये सिंपल सी बात ये है भाई साहब, कि इसको एक ऐसे जो ना ट्रेन की तरह समझ लो, जिसके बहुत सारे ऐसे जो है कंपार्टमेंट्स है, बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है होता क्या है कि अगर फर्स्ट टर्म जो है तुम्हारा ए है, तो उसी में मल्टीप्लाई करके, इसमें इनटू आर मल्टीप्लाई करके, जैसे उधर पे एक कॉमन डिफरेंस होता था, इधर पे एक कॉमन रेशियो होता है, विच इज आर। देखो, फर्स्ट टर्म इज ए ओनली, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वो ए ही है। लेकिन अब इसी ए में जो है, अगर मैं आर मल्टीप्लाई कर दूं, विच इज द कॉमन रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, विच इज द सेकेंड टर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूंगा, तो इस ए आर में अगर मैं एक और लाइक आर को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। सो दिस इज द लाइक थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म भैया क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म सिंपली यहां पर से हो जाएगा तुम्हारा, इसी में एक और आर को मल्टीप्लाई कर दो, ए आर क्यूब। तो क्या मैं एक चीज देख पा रहा हूं, सबसे पहले तो क्या मैं एक चीज देख पा रहा हूं, कि अगर मेरा एक ए है विच इज दी फर्स्ट टर्म, ठीक है, और फिर उसके बाद में मेरे पास में एक आर है विच इज दी कॉमन रेशियो, ठीक है, और फिर इसी के हिसाब से मैं जो है फ्रेम कर रहा हूं ए को और आर के सारी चीजों को। तो यहां पर ये जो बॉक्स होता है, जो भी तुम्हारा nth टर्म है, मान लो एक nth टर्म है, उसके लिए यहां पर क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। देखो, क्योंकि r इज बेसिकली द जंप्स, एंड फर्स्ट टर्म a ऑलरेडी है ही, सेकंड टर्म में r इंट्रोड्यूस हुआ, थर्ड टर्म में फिर ये कंटिन्यू होता है। सो हमें ये चीज समझनी है कि अगर हम nth टर्म निकाल रहे हैं, सो लेट्स सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 17th टर्म, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए आर, अगर n तुम्हारा 17 के बराबर है, तो इधर आ जाएगा 16, सिंपली n-1। सो ए आर 16, ठीक है, ए आर टू द पावर 16। इस तरीके से हम ये चीज करते हैं। अच्छा, अब इसी में अगर r को हमें निकालना हो, तो भाई r तो तुम सिंपली कैसे भी निकाल सकते हो, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को। अगर तुम एक तरीके से मान लो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें फर्स्ट एंड सेकंड चाहिए, ये चीज तुम फर्स्ट एंड सेकंड के साथ में भी कर सकते हो, कि तुम जो है ए आर बाय ए कर दो, ठीक है, मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे को आर पता पड़ जाएगा। सेम ये चीज तुम जो है किसी भी टर्म के साथ, मान लो 16th और 17th भी होता हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 16th टर्म और 17th टर्म भी होता है, तो 17th टर्म क्या हो जाता है, ए आर 16, और फिर उसके बाद में 15th लाइक 16th टर्म क्या हो जाता है, ए आर 15। सो ए से ए कैंसिल आउट, आर 16 बाय आर टू द पावर 15, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन हमें आर ही मिल जाएगा। तो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर उन्हें तुम उनको डिवाइड कर देते हो, एंड व्हाटएवर यू गेट इज द कॉमन रेशियो। ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब इसी के बाद में अगर हम लोग एक nth टर्म की बात करेंगे, फाइंडिंग द जनरल टर्म, द nth टर्म, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, कि t टू दी पावर लाइक tn अगर हमें निकालना है, सो a रखते हैं हम सबसे पहले तो, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर उसके बाद में कितने मल्टीपल्स हुए, तो r टू दी पावर n-1, ठीक है। और n-1 क्यों, क्योंकि भाई साहब जितने भी लाइक जंप्स हमें लेना है, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। सो फर्स्ट हम है 0 जंप्स, देन t10 नीड्स 9 जंप्स, ये चीज तुम्हारे को समझनी, ठीक है। सो अगर यहाँ पर t10 हमारे को निकालना होता, अगर हमारे को क्या निकालना है, t10 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, AR9, ठीक है, ये चीज तुम्हारे को पता है। अब इसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं वापस से, एंड इफ वी विल सी, तो देखो सबसे पहले तो एक डिटेक्टिव टूल किट, जो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। सो अगर मान लो तुम्हारे पास में दो टर्म्स हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना भाई साहब, उन्हें डिवाइड करके आर तुम कैलकुलेट कर सकते हो, आर अपना तुम निकाल सकते हो। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो जरूरी नहीं है कि वो दो टर्म्स भैया कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, मेरे पास एक T5 है एक T2 है, तो T5 तो AR4 हो जाएगा और T2 मेरा AR हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ से आर क्यूब पता पड़ गया, और अगर इस आर क्यूब की मुझे वैल्यू पता होगी, ठीक है, तो इसका क्यूब रूट निकाल करके मैं आर की वैल्यू भी पता कर दूंगा। और अगर मेरे को आर की वैल्यू पता पड़ गई तो मेरे लिए चीजें बहुत सरल हो जाती है। देखो ये पूरे चैप्टर में ए और आर के पीछे बस तुम्हें पड़ा रहना है। ठीक है। इफ टर्म्स आर कॉन्जिक्यूटिव तब तो बहुत सिंपल हो जाता है कि भैया अगर टर्म्स मान लो एक्स वाई जेड है, ठीक है, कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो इसमें भी हम वही चीज लगा देंगे कि भाई साहब यहाँ पर भी हमें ये चीज याद रखनी है कि जो भी थर्ड बाय सेकंड का रेशियो होगा वही तुम्हारे सेकंड बाय फर्स्ट का रेशियो होगा। ठीक है। सो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड हमारा क्या है जेड, सो जेड बाय वाई इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, बता दो गाइस, वाई बाय एक्स। ठीक है। सो कहना है सीधा कि वाई स्क्वायर तुम्हारा जेड एक्स के बराबर आ जाएगा। हाँ ऐसे केसेस में आ जाएगा भैया। ठीक है। दैट वाई स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्स जेड। ठीक है। ये हो जाता है तुम्हारा एक ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, अब देखो इसमें भी एक कहानी है गाइस। अगर जो तुम आर कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हो वो तुम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हो या फिर डिवाइड करने के लिए, वो भी हमें कैसे पता पड़ेगा कि एपी आगे बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा और एपी अगर पीछे जा रही है तो डिवाइड हो रहा होगा, है ना। तो हम एक चीज बस यहां पर से देखते हैं कि भाई साहब ग्रोइंग का मतलब क्या होता है कि अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट एस जो सम होता है, सम अप टू एन टर्म्स, तुम कैसे निकालोगे, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। ठीक है। इसमें आर पहले आता है अगर आर 1 से बड़ा है। ठीक है। ये चीज याद रखो। फिर उसके बाद में अगर तुम लोग बात करोगे कि तुम्हारे को अब अप टू 1 लाइक यहां पर मान के चलो कि तुम्हारा जो आर है उसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो तुम्हारा 1 पहले आता है। ठीक है। सो बिगर में याद रखना कि आर पहले आता है। ठीक है। बिगर में आर पहले आता है और फिर उसके बाद में स्मॉलर में जो है, स्मॉलर में 1 पहले आता है। ठीक है। दैट 1 माइनस आर लाइक आर टू द पावर एन एंड देन नीचे आ गया 1 माइनस आर। ठीक है। सो ये चीज तुम्हारे को बहुत ज्यादा याद रखनी है और बहुत अच्छे तरीके से यूज करनी है। उसके बाद में कॉमन सिली मिस्टेक्स तुम क्या क्या कर देते हो भैया कि भाई साहब तुम जो है हमेशा जो है किसी भी टर्म को ए आर एन लिख देते हो, याद रखना दैट इज ए आर एन माइनस वन। ठीक है। साइंस को तुम इग्नोर कर देते हो, फॉरगेटिंग आर कैन बी नेगेटिव, तो उसके लिए डिफरेंट सम का फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद में कैलकुलेशन एरर्स, कंफ्यूजिंग 2 टू द पावर n माइनस वन विद 2n माइनस वन, तो ये बेवकूफी भी मत करना, ये अलग चीजें हैं। ठीक है। यहाँ पर तुम लोग किस किस चीज में जो है इसकी एप्लीकेशंस देखोगे, ग्रोथ में, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला में और प्लस डिके में फॉर द कार डेप्रिसिएशन, इस पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं गाइस। ठीक है। सो अभी अगर क्वेश्चंस की बात हो रही है क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। और ये कहां से आ रहा है भैया, आईसीएससी 2023 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। सो अगर तुम देखते हो द फोर्थ टर्म ऑफ अ जेपी लाइक जीपी इज 16, तो हम लोग फोर्थ टर्म को बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये ए आर क्यूब जो है ये 16 के बराबर है। ठीक है। एंड द सेवेंथ टर्म यानी ए आर सेवन ये क्या है 128 के बराबर है। ठीक है। तो अब मैं इस पूरे डेटा के हिसाब से अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है, आर निकालना है, ए निकालना है, तो मैं सबसे पहले तो एक चीज देख सकता हूं कि ए आर क्यूब और ए आर सेवन मेरे पास में गिवन है। ठीक है। अब मैं यहां से क्या यूज कर सकता हूं, मैं सबसे पहले आर निकाल सकता हूं, ए आर सेवन बाय ए आर क्यूब। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं सो 128 बाय 16 हो जाता है। ठीक है। ये कट कटा के मुझे दे देगा आर टू दी पावर व्हाट, बताओ गाइस। अच्छा सेवेंथ टर्म बोला गया था, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी गाइस, अगर तुम देख रहे हो। ठीक है। ये गलतियां तुम्हें नहीं करनी है कि मैंने डायरेक्टली यहां पर वही लिख दिया, ये ए आर सिक्स होगा। ठीक है। एंड सेम वे ये यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये ए आर सिक्स हो जाएगा। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ए आर सिक्स हो जाएगा विच गिव्स मी दी आर क्यूब। और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये मुझे 8 दे देगा। तो यहां से मैंने आर की वैल्यू 2 निकाल दी सबसे पहले तो, है ना, मैंने आर की वैल्यू 2 निकाल दी। अब अगर मुझे आर की वैल्यू 2 पता है तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे आर क्यूब तो भैया जो है ऑब्वियसली क्या होता है 8 होता है। तो अगर ए आर क्यूब 16 है, ठीक है, तो ए इंटू एट इज बेसिकली इक्वल्स टू 16, ए भी मेरा 2 आ गया। तो यहाँ पर मैंने ए भी 2 निकाल दिया, आर भी 2 निकाल दिया। चेक कर लेता हूँ क्या सही है। ठीक है। सो यस गाइस फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द कॉमन रेशियो इज आल्सो 2। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है। जो कि आ रहा है तुम्हारा कहां से भैया, आईसीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके बीच में से हमने ये क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है। और ये रिलेशनशिप बेस्ड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखते हो क्वेश्चन 2, सेकंड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6, मतलब ए आर जो है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 6 एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म। अब देखो ये एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन दे दिया इन्होंने कि इसका जो फिफ्थ टर्म है, ठीक है, फिफ्थ टर्म जो कि क्या हो जाएगा ए आर टू दी पावर 4
इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट 9 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म, मतलब 9 इंटू ए आर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये चीज तो देख लिया भाई साहब, यहाँ पर जो है इसमें इस तरीके से वी आर फैचिंग आउट द डेटा। ठीक है, तो अब मैं क्या एक चीज बोल सकता हूँ गाइस कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू आर क्यूब, 6 इंटू आर क्यूब, और फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू ए आर स्क्वायर। बताओ क्या ये चीज मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर काटने को जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस आर स्क्वायर से मैं इसको आर बना दूंगा, तो मेरा 2r इज बेसिकली इक्वल्स टू 3a। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ से अभी फिलहाल में बता पड़ी है। ठीक है, अच्छा एक चीज को तुम्हें और देखना है कि दैट नो टर्म्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो टर्म्स तो मेरे पॉजिटिव ही हैं, तो मतलब मेरा आर भी पॉजिटिव ही होगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव चीज मल्टीप्लाई करेगी तो फिर तो काम नहीं बन पाएगा। अब यहां से हमने ये कुछ डेटा निकाल दिया है जिसमें हमें 2r जो है 3a के बराबर समझ में आ गया है। ठीक है, सो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई साहब r इज बेसिकली इक्वल्स टू 3a बाय 2, बिल्कुल बोल सकता हूं। ठीक है, तो मैं अगर ये वैल्यू इधर पे डालता हूं दैट a इंटू 3a बाय 2 इज बेसिकली इक्वल्स टू 6, तो मैंने बोल दिया दैट 3a स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू 12। ठीक है, जिसमें मेरा a आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा 4 के बराबर और a आ जाएगा मेरा 2 के बराबर। और अगर a मेरा 2 के बराबर आ रहा है तो मैं r को सिंपली अब 3 बोल सकता हूं। सो मैंने वैल्यूज तो निकालनी है भैया, a मैंने जो है यहाँ पर से 2 निकाल दिया है और मैंने r जो है यहाँ पर से 3 निकाल दिया। अब आई जस्ट चेक इट वंस कि क्या ये चीज सही है कि हाँ भैया a तो मेरा 2 है, प्लस साथों साथ मुझे क्या बोला जा रहा है, r ऑब्वियसली मेरा प्लस माइनस 3 आएगा, है ना। लेकिन तुम्हारे को एक चीज बोला गया था, टर्म्स आर कंस्ट्रेंट, सो r इज गोइंग टू बी 3। ये तो मैंने बता दिया था कि r पॉजिटिव 3 ही आने वाला है। उसके बाद में गाइस एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं विच कम्स फ्रॉम द आईसीएसई मैथमेटिक्स कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। ठीक है, सो यहाँ पर जो है अगर तुम लोग देखते हो सबसे पहले तो इफ 1701 इज द 9th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो जो 1701 है वो 9th टर्म है, मतलब कि ए आर टू द पावर 8 है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोग्रेशन स्टार्ट होते हुए भी हमें दिखाया गया है। अगर तुम देख रहे हो 7 21 63, तो क्या मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूं कि मेरा ए तो 7 मुझे बता ही दिया गया है, साथों साथ अगर मैं आर भी निकालना चाहूं तो वो 21/7 करके मुझे आर जो है 3 के बराबर दिख रहा है। ठीक है, ओके गाइस, तो मैं आर को भी 3 के बराबर लिख देता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे ये चीज प्रूव करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, मुझे ये भी बोल दिया गया है इफ 1701 इज द 9th टर्म। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन जो है तुम्हारे को यहाँ पर से बेसिकली निकालना है। ठीक है, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन तुम्हारे को यहाँ पर जो है पता करना है, और एन है क्या 1701 विच इज द लास्ट टर्म। अब क्या है भाई ये बताओ, यहाँ पर से इज द nth। अच्छा ओके गाइस, यहाँ पर हमारे को यही तो नहीं बताया गया था, तुम देख रहे हो यहाँ पर हमारे को ये nth नहीं, मैं इसे 9th सोच रहा था। ये गलतियां हो जाती हैं, देखो ये पढ़ने में गलतियां नहीं करती, मैं इस पार्ट को जो है कट नहीं करूंगा, ये छोटी सी गलतियां हमसे हो जाती हैं। ठीक है, ये तुम्हारे को नहीं करनी, ये मेरे को जो है ए आर टू दी पावर n-1 बता रखा गया है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया सबसे पहले तो भैया मैं एक काम कर लेता हूं, मैं जो है अगर मेरे को यहां से ये दिख रहा है, ठीक है, और मुझे ये चीज निकालनी है। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूं मुझे जो है निकालना है ए आर एन टू दी पावर -1, जिसमें मुझे जो है एन को कैलकुलेट करना है, जहां पर ये मुझे 1701 बताया जा रहा है। एंड आई नो दैट वेल कि मेरा ए जो है वो 7 है एंड आर जो है वो 3 है। ठीक है, सो अब मुझे ये चीज क्लियर है। सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगा कि मैं यहां से जो है आर एन टू दी पावर -1 को जो है 1701, और क्योंकि ये 7 है तो उसे 7 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, देन वॉट एवर आई विल गेट, तो फिर तो मुझे बस यहाँ की वैल्यू देखनी रह जाएगी, है ना। अब मैं अगर 1701 को 7 से डिवाइड करता हूं तो सबसे पहले तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई साहब, ये मिल जाएगा 2। ठीक है, एंड देन उसके बाद में 3 0 सो 4। ठीक है, एंड देन 4 2 1 सो 2 4 3, सो दैट्स कमिंग आउट टू बी 2 4 3 गाइस। ठीक है, अब देखो ये मुझे पता पड़ गया दैट आर n-1 इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 4 3। अब मुझे ये बता दो कि अगर r मेरा जो है जो कि क्या है 3 है, ठीक है, तो 3 की कितनी पावर जो है 243 के बराबर होती है। ये चीज तो हम जानते हैं भैया, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया हमारे जो है 3 की लाइक 5 पावर। ठीक है, क्योंकि 3 27 इंटू 3 81 एंड 81 इंटू 3 इज 243, तो 3 टू द पावर 5 इज बेसिकली इक्वल्स टू 243। तो कैन आई से दैट कि यहाँ पर से 3 टू द पावर 5 आ गया। ठीक है, सो n-1 मेरा अगर 5 के बराबर है
सो n मेरा किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर। तो ये सिक्स्थ टर्म था, ठीक है, ये जो भी टर्म था ये कौन सा टर्म था, ये सिक्स्थ टर्म था। अब बाकी एक बार भैया चेक भी कर लेते हैं क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ एरर। वैसे तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गलती है नहीं। हाँ, सो n इज इक्वल्स टू 6 गाइस, ठीक है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो कि आ रहा है सॉल्व पेपर से, ठीक है, 2024 के सॉल्व पेपर से, जिसमें हमसे बोला जा रहा है कि भैया 15, तो देखो अगर ऐसी कोई एपी दे दी जाए तो पहले a इज इक्वल्स टू 15 लिख लो, फिर उसके बाद में अगर तुम यहाँ से यहाँ देख रहे हो 30/15 तो r मेरा मुझे क्लियरली 2 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम किसी को भी देख लो r एंड जीपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अबव जीपी विल गिव द सम 945। अब देखो ये आ गया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये तो तुम्हारे को समझ में आ गया कि भाई साहब r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को सम वाला क्वेश्चन अब फाइनली आ चुका है, s अप टू लाइक n टर्म्स, ठीक है। तुम्हारे को इस हिसाब से जो है इसकी पूरी बात करनी है और r तुम्हारे को पता है ग्रेटर देन 1 है। अब देखो गाइस, अगर मैं सिंपली यहाँ पर से इसके फॉर्मूले को याद रखता हूँ जो कि होता है ऑब्वियसली फॉर द r बीइंग ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, r से स्टार्ट होता है r टू द पावर n माइनस 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा r माइनस 1, ठीक है। अब मैंने बोला अगर इसमें मैं वैल्यूज डाल भी देता हूँ, एज ऑफ नाउ मैं वैल्यूज डाल के देखता हूँ 15 और यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, r तुम्हें पता है 2 है, ठीक है। सो 2 टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद में बाहर अगर मैं देखता हूँ नीचे ये क्या है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके, तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं, तो मैंने ये चीज तो निकाल ली दैट 15 2n माइनस 1 इज बेसिकली इक्वल्स टू 945, ठीक है। यही चीज आ रही है, बिल्कुल यही चीज आ रही है। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले अब हम लोग, तो देखो गाइज अब हमारे पास गिवन डिटेल क्या है दैट 15 2 टू द पावर n माइनस 1 इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, बता दो। यहाँ पर अगर तुम इस वाली पूरे कैलकुलेशन को देखते हो, ठीक है, यहाँ पर 945 तुम्हारे को दिख रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा सबसे पहला काम जो तुम्हारे को करना है वो तुम्हारे को ये 2 टू द पावर n माइनस 1 को निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 945 डिवाइडेड बाय 15। सो ये क्या आ जाने वाला है मेरा, ये आ जाएगा मेरा 63, ठीक है। सो मैंने बोल दिया 2n क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 64। अब सो गाइस देखो, अब अगर तुम्हारे पास में जो है 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 64 आ चुका है, तो तुम ये चीज तो जानते ही हो दैट 2 टू द पावर 6 इज बेसिकली इक्वल्स टू 64। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी n की वैल्यू 6 आ गई। अब मैं चेक कर लूंगा इसको, क्या मेरी n की वैल्यू 6 ही आई है, हाँ भैया, ठीक है, कि मेरी n की वैल्यू 6 ही आई है, 6 टर्म्स आर नीडेड। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते, तो यार देखो अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को करेंगे जो कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो। नाउ इट इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ग्रोथ, कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये बेस्ड है और इसके लिए तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आना चाहिए गाइस। देखो अब मैं अगर इस क्वेश्चन को देखता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, यानी मुझे टाइम बताना है। ये चीज तो मुझे स्टार्टिंग से ही अभी क्लियर हो चुकी है। विल 12,000 रुपीज यील्ड 3972 एस कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। अब मैं सबसे पहले बोलूंगा यार देखो, ऐसे केसेस में जो ना, पहले तो जो है इसको मान लो कि एक जीपी में दिस इज द ए टर्म, ए टर्म समझ रहे हो, इट इज द फर्स्ट टर्म जो भी अमाउंट है। देखो इसको अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमारे को पी पता है विच इज दी 12,000 रुपीज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे को ये मिला है, ठीक है, और आर तुम्हारा 10% है। अब मैंने बोल दिया अगर इस हिसाब से हम बात करते हैं अमाउंट क्या हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली प्रिंसिपल प्लस दी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये क्या आ जाएगा 15972 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला जो भी अमाउंट होगा वो किसके बराबर होगा, यही होता है फॉर्मूला दैट ए इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, ए इज बेसिकली इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, यही हो जाएगा। तो मैंने बोला वैल्यूज लिख देते हैं दैट 15972 इज बेसिकली इक्वल्स टू 12,000, ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस आर तुम्हारा 10 दे रखा है बाय 100 और यहाँ पर क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक, यही n तुम्हारे को निकालना है, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पर से तुम देखते हो यही n जो है गाइस तुम्हारा, यही यहाँ पर से तुम्हारे को टाइम दे देगा एक, ठीक है। अभी लेकिन सबसे पहले मैं देखता हूँ मैं यहाँ पर से क्या करूंगा, मैंने अगर ये वाली चीज ऐसे निकाल ली है, ठीक है, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा अंदर वाली चीज को, जो कि तुम जानते हो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, ये 110 बाय 100 सो अप्रोक्सीमेटली 1.1 हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स कमिंग आउट टू बी 12,000 और यहाँ पर हो जाएगा 1.1, ठीक है, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा अप टू n। अब ये जो है चीज तुम्हारे को दिख रही है, प्लस तुम्हारे पास में है 15972, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 12,000 को हम यहाँ लेकर के आए तो हमारे को मिला 1.331 इज इक्वल्स टू 1.1 टू द पावर n। अब देखो यहाँ पर जो एक ट्रिक थी जो हमने यूज करी, जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, देखो अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स डेसिमल वाले किसी भी स्क्वायर या क्यूब के लफड़े में अगर तुम फंस जाओ, तो तुम्हारे को ये चीज पता है कि 11 का क्यूब क्या होता है, जो कि 1.1 से देख रहे हो थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा है, फिर उसके बाद में ये किसके बराबर होता है 1331 के,
तो मैंने बोला वही सेम चीज दिख रही है, तो मैं बोल दूंगा दैट 1.1 का क्यूब जो होगा, क्यूब समझ में आ गया, तुमने यहाँ क्यूब रखा तो n की वैल्यू 3 आ गई, सो वी गॉट टू नो कि n इज इक्वल्स टू 3 है। गोइंग अहेड ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। यहाँ पर से जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, सेलिना का एक सवाल कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस पे है। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस अप टू 10 टर्म्स, ठीक है, तुम्हारे को अप टू 10 टर्म्स निकालना है। और तुम्हारे को यहाँ पर से अगर ये तुम देख पा रहे हो, सो 96 माइनस 48 फिर उसके बाद में वापस से प्लस 24। तो अगर तुम यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होगे गाइस कि ये जो है यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि भाई साहब आर तुम्हारा क्या है, ये तो भाई साहब नेगेटिव है, ठीक है, आर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। तो मेरा फॉर्मूला भी एस अप टू एन टर्म्स का क्या बनेगा, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन, फिर उसके बाद में 1 माइनस आर, ठीक है, ये फॉर्मूला मेरा बनने वाला है, ठीक है। अब अगर तुम एक चीज देख रहे हो 96, इसमें मैंने कुछ नेगेटिव मल्टीप्लाई किया होगा, ये माइनस 48 बना, लेकिन वापस इसमें मैंने जब नेगेटिव मल्टीप्लाई किया, अच्छा नेगेटिव की भी अगर तुम गाइस बात करो तो कुछ एक ऐसी नेगेटिव चीज इसमें मल्टीप्लाई हो रही है कि वो उस नंबर को तो तोड़ ही रही है, ठीक है। जैसे मेरे हिसाब से हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मैं इतना ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। फर्स्ट टर्म मुझे जो है 96 दिखा दिया गया है, ठीक है। सेकंड टर्म मेरे को क्या दिखा दिया गया है, ए आर इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस 48, ठीक है। सो कैन आई सी दैट 96 इंटू आर इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस 48। सो आर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 48, ठीक है, माइनस 48 बाय 96 विच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब ये चीज तो मुझे क्लियर हो गई है, ठीक है। अब तुम्हारे को यहां से बस यही चीज को निकालना है। अब देख सकते हैं हम लोग कितना इजी है ये, देखो आप देखो, सबसे पहले तो ए तुम्हारा 96 से आर तुम्हारा माइनस हाफ आ चुका है, ठीक है। अलर्ट आर इज नेगेटिव एंड इज स्मॉलर देन 1। तो फॉर्मूला हमारा मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था क्या था, वैल्यूज को अगर तुम सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये तुम्हारी क्या हो जाएंगी। सबसे पहले तो अगर तुम देखते हो s टू दी पावर 10 इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, 96 ए रखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद में 1 माइनस आर टू दी पावर एन, 1 माइनस आर टू दी पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, आर जो कि तुम्हारा क्या है माइनस 0.5, ठीक है, सो माइनस हाफ, और यहाँ पर आ गई टू दी पावर 10, ठीक है। ये चीज जो है तुम्हारा यहाँ पर से तुमने डाल दी, फिर उसके बाद में 1 माइनस आर, सो 1 माइनस आर, अब ये तो भाई क्या ही बनेगा तुम्हारा, प्लस कर रहे हो इसमें तुम एक तरीके से, तो ये 1.5 लिख दे देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज तुम्हारे पास में फाइनल जो है आ रही है, ठीक है। सो अगर तुम डिनोमिनेटर की बात करते हो, ये सबसे पहले तो 3/2 1.5 है, ये तो हमारे को पता ही है, ये हमने ऑलरेडी लिख ही दिया, ठीक है। अब यहां से अगर तुम कैलकुलेट करने गाइस बैठोगे, ठीक है, सो व्हाट यू हैव इज, ठीक है, अगर तुम इधर से इसे भी वापस से करते हो टू दी पावर 10 लेकर के जाते हो, है ना, तुम वो सोच रहे हो भैया हाफ मुझे कहां से कहां दिख गया। तो अगर तुम इसे देखते हो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा -1, ठीक है, बाई 2 इंटू -1/2। अब एक चीज तुम देख रहे हो यहाँ पर तुम्हारे पास में, बिकॉज क्या है एक इवन नंबर है, ठीक है, तुम्हारे को एक चीज समझनी है कि इवन नंबर है तो ये कैसा ही रहेगा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये वैसे ही का वैसा रहने वाला है। ऑड होता तो तुम्हारी पावर चेंज हो गई होती नीचे की, लेकिन ये कैसा रहेगा, वैसे ही का वैसा रहेगा। तो हमने देखा 96 माइनस ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 1/1024, और यहां पर इसे हमने डिवाइड कर रहा है, लाइक हम कर रहे हैं बाय 3/2। सो ये क्या हो जाएगा 96, ठीक है। अगर तुम इसकी कैलकुलेशंस को इजीली देखते हो, सो 96 इंटू 2/3, ये डिनोमिनेटर वाला है इस डी वाला, ठीक है, इंटू व्हाट, अब तुम देखते हो लाइक तुम्हारा न्यूमरेटर में क्या था, अगर तुम देखोगे, सो दैट्स 1023 इंटू 1024। अब ऐसे भाई साहब काटना है हमारे को, ठीक है, हमारे को क्या करना है, काटना है। अब अगर मैं सबसे पहले तो एक चीज बोलूं यार, एक चीज देखने का ट्राई करो, दैट इफ इट्स पॉसिबल कि तुम 96 से 1024 तो नहीं काट पाओगे डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन तुम ऐसा जरूर कर सकते हो कि तुम इसे 24 करो, ठीक है, 4 से काटने के बाद, और इसे काट करके तुम क्या करो 2, एंड देन ये हो जाएगा 2 सो देन अगेन 5 एंड देन 2 4 सो 256, ठीक है। उसके बाद में तुम नेक्स्ट क्या कर सकते हो भाई, नेक्स्ट तुम इसे वापस से 4 से काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 6, और यहां पर तुम इसे क्या कर सकते हो, सिंपली जो है 256 से काट के 4 से वापस काटोगे तो लाइक 6 एंड देन 4 सो 64, ठीक है, यू हैव दिस। अब यहां पर जो है तुम इसे वापस अगर काटना चाहो तो तुम इसे काट सकते हो, यहां से 3 से इसको 2 कर दिया हमने, ठीक है भैया, और इस 2 से हमने इसको कितना करा 32, और इस 2 से मैंने इसको करा 16, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर का सब कुछ पूरा कट चुका है मसाला, एंड दैट्स कमिंग आउट टू बी 1023/16, ठीक है। ये चीज हमारे पास में जो है फाइनली आ रही है, जहां पर हमारे को जो है सम निकालना है, ठीक है। सो द सम इज कमिंग आउट टू बी 63.9375। ये तुम्हारा एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो।
गोइंग अहेड, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर से हम लोग एक और वापस क्वेश्चन देखेंगे विच इज कॉम्पिटेंसी मिक्स्ड कॉन्सेप्ट। एपी और जीपी दोनों चैप्टर्स पे कंबाइंड है, ठीक है, और ये आईसीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यार, अब हम देखते हैं इस वाले सवाल को, लेकिन हम लोग कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो एबीसी की बात करते हैं, जो तुम्हारे को दिख रहा है कि भाई साहब वो किसमें, एपी में। सो इफ यू गाइस विल सी यहाँ पर से एबीसी आर इन एपी, ठीक है, तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि अगर एबीसी एक एपी में है, ठीक है, सो बी माइनस ए जो होगा वही तुम्हारा जो है सी माइनस बी भी होगा, ठीक है, ये चीज तो तुम्हारे को पता है। सो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरा 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है भैया। 2b मेरा क्या आ गया, a प्लस सी के बराबर आ गया। दूसरी चीज x मेरा जो है वो लाइक ए एक्स बी इस तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है, ए एक्स बी। सो ये तो भैया हमारा एक ज्योमेट्रिक मीन बन गया ना, ये तो हमारा क्या बन गया, एक ज्योमेट्रिक मीन बन गया। सो मैं ये बात बोल सकता हूं कि हाँ भाई साहब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। सेम वे अगर हमारे पास में एक बी बाय सी करके जीपी थी तो वाई स्क्वायर भी मेरा बीसी के बराबर आ गया। ये तीन डिटेल्स है जो हमारे पास में अभी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। These are the three details which we have, that 2b is equals to a plus c, then उसके बाद में x square is equals to ab, y square is equals to bc। अब तुम्हारे को प्रूव क्या करना है कि भाई साहब x square, b square और y square ये किस में है, एक AP में। x square तुम्हारे को पता क्या है, AC है, ठीक है। y square तुम्हारे को पता है क्या है, ये तुम्हारा BC है, ठीक है। इसी तरीके से वी आर कैलकुलेटिंग, है ना, इसी तरीके से वी आर कैलकुलेटिंग टू प्रूव एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर एन एपी। तुम सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि भाई साहब अगर तुम यहां से देखते हो, ठीक है, ये अगर एक एपी में है तो हम यहां से भी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई साहब 2b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। ये भी एक बात है जो लाइक सच होगी। अगर हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं तो भाई ये बात तो फिर सच होगी, है ना। अगर इफ दिस इज गोइंग टू बी एन एपी तो ये बात तो सच होगी, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग आरएचएस देख लेते हैं। व्हाट वी हैव इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज ए बी प्लस बी सी। बी को कॉमन लिया, ए प्लस सी बचा, ठीक है। ए प्लस सी तुम्हारा किसके बराबर था, 2b के। सो ये आ गया 2b स्क्वायर के, ठीक है। अब यहां पर से ये 2b स्क्वायर के बराबर आ गया और वही हमारा एलएचएस था, ठीक है। वी हैव लाइक वी वांटेड टू प्रूव दिस, क्योंकि इसमें हमने कहा कि ये देखो ये यही है। आरएचएस को पिक करते हैं। एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर भैया हमारा ए बी, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा बीसी। अब मैंने बोला अगर इसके हिसाब से बात कर रहे हैं तो हम अगर बी कॉमन ले लें, सो वी हैव दिस एज किस तरीके से, ए प्लस सी, और ए प्लस सी तुम्हारा ऑलरेडी 2b बन रखा है, ठीक है। सो बी इंटू 2b दैट बिकम्स 2b स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चन में गाइस घबराना नहीं है, ठीक है, प्रूव करने वाली बात है। सारी चीजों में उठा लिया करो जितनी इंपॉर्टेंट क्रक्स को उठा पाओ और उस हिसाब से फिर सॉल्व किया करो। एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन जो तुम इजीली कर सकते थे। बाकी हम अभी इस वाले लेक्चर में रखते हैं इतना ही। मेक श्योर दैट दिस लेक्चर रीचेस 1000 लाइक्स एज सून एज पॉसिबल। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOB, सेवियर्स।